दोस्तों सोचिए, मौसम बिल्कुल साफ है या हल्की बारिश हो रही है। आप किसी पहाड़ी नदी के किनारे पिकनिक मना रहे हैं, तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के पानी का एक समंदर आपकी तरफ बढ़ता है और चंद सेकंड में सब कुछ बहा ले जाता है। इसे कहते हैं फ्लैश फ्लड, यानी अचानक आई बाढ़। लेकिन यह पानी इतनी अचानक आता कहां से है? जो करोड़ों लीटर अरबों लीटर पानी जो है वो अचानक आता कहां से है? यह वाकई आसमान में बादल फट जाता है? लेकिन यह पानी इतनी अचानक आता कहां से है? क्या वाकई में आसमान में कोई बादल फट जाता है? और क्यों हाल के दिनों में इस तरह की जो घटनाएं हैं, खास करके बरसात के दिनों में ज्यादा बढ़ जाती है? आज की वीडियो में हम इस खतरनाक प्राकृतिक घटना के पीछे का जो विज्ञान है और इसके जिम्मेदार जो असली गुनहगार हैं उसको हम बेनकाब करेंगे। सबसे पहले एक भ्रम दूर करते हैं। बादल फटने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गुब्बारे की तरह कोई बादल है वो फट जाता है और अचानक पानी गिर जाता है। विज्ञान की भाषा में जब किसी छोटे से इलाके लगभग 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर में एक घंटे के भीतर अगर 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा का बारिश अगर हो तो उसे क्लाउड बस्ट कहते हैं। गर्म और ठंडी हवा का मिलना, एक ही कारण समझिएगा दोस्तों। जब नमी भरे गर्म बादल पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और पहाड़ी ढलान उन्हें ऊपर की तरफ धकेलते हैं, तब जाकर क्लाउड बस्ट होता है। उसके बाद आता है जो बादल जब फंस जाता है, बादलों का यानी फंस जाना। ऊपर जाने पर तापमान कम होता है और पानी का जो बूंद है वो हो जाता है बड़ा, उसका साइज बढ़ जाता है। लेकिन नीचे आ रही गर्म हवा जो है ना, उसका दबाव इन बूंदों को नीचे गिरने नहीं देता है। ये कारण होता है। दूसरा होता है एक साथ, तीसरा जो ये है उसका जो कारक है वो एक साथ का मूसलाधार बारिश। जब बादलों में पानी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हवा का दबाव जो प्रेशर है वो घट जाता है, तो लाखों टन पानी एक साथ एक ही जगह पर गिर पड़ता है। जैसे किसी ने आसमान में पानी से भरी बाल्टी पलट दी हो, अचानक बहुत ज़्यादा पानी गिरते जाना। जब इतना सारा पानी पहाड़ी की चोटी पर एक साथ गिरता है तो वो जन्म लेता है फ्लैश फ्लड को। मैदानों में बाढ़ आने के कई दिन लगते हैं, लेकिन पहाड़ों में यह कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में ऐसा तांडव मचाता है कि आपको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पानी को बहने के लिए जगह बहुत कम मिलता है, इसलिए पानी ना जो आता है वो बहुत ही प्रेशर से, बहुत तेजी से बहता है। और वो तेजी से जब बहता है ना तो अपने साथ मिट्टी, कचरा सब कुछ बहाकर एक साथ लेके जाता है, काफ़ी तेजी से, काफ़ी प्रेशर में। तो ये भी एक ये है जो है ना, जो खतरनाक रूप धारण कर लेता है। दूसरा है मलबे का बांध। बहता हुआ पानी अपने साथ ना पत्थर, पेड़, सारा कुछ कचरा, मलबा, सूखा पेड़, पत्ता, जो भी उसको मिलता है सब कुछ बहा के लेके जाता है। तो सकरी जो है ना, जब घाटी में वो जब पहुंचता है ना तो फंस के बांध बना देता है। एक टेम्पररी एक डैम जैसा वो क्रिएट कर देता है वहाँ का सिचुएशन। तो उसके बाद जब पानी का जो वहाँ पर एक साथ फिर होता है पानी जमा, वो जब बांध बन जाता है ना तो पानी जब वहाँ पर जमा होता है, फिर वो टेम्पररी चूँकि कचड़े से बना हुआ बांध है, वो जब बहुत पानी वहाँ पे होता है जमा, तो उसके बाद ना वो पानी अचानक वो बांध को तोड़ के ना वो बहा देता है सब कुछ। उसके बाद जो मंजर होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। वो अचानक उसके बाद जो नीचे के जो गांव होते हैं उसमें वो फिर तबाही मचा देता है। उसके बाद तो गांव का नामो निशान ही ख़त्म कर देता है वहाँ से। तो ये जो है ना, इस तरीके से पहाड़ों पे ना जो तबाही आते हैं वो इस तरीके से तबाही आते हैं। तो प्रकृति तो अपना काम कर रहा है, ये तबाही जो हो रहा है, लेकिन क्या है कि इस तबाही को महातबाही बनाने में ना इसमें हम लोगों का भी हाथ है। नदी का जो रास्ता है उस पे हम लोग कब्जा कर रहे हैं। जो हम लोगों का जो लालच है, लालच में आकर वो जगह पे हम लोग होटल बना दे रहे हैं, घर बना दे रहे हैं, दुकान बना दे रहे हैं। और असली में जो नदी का जो रास्ता है उस रास्ता को हम लोग ब्लॉक करते रहे हैं। जब नदी अपना रास्ता पर वापस आता है तो उसके बाद जो है ना वो फिर भयानक आपदा होता है। उसके बाद का जो एक कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि ना ये तो आम ग्लोबल वार्मिंग, चूँकि इसकी चर्चा हम लोग बाद में कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक वर्ल्ड वाइड समस्या ये है। पूरा दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अरब सागर
हो या बंगाल की खाड़ी हो, ज़्यादा भाप बन रहा है वहाँ पे, जिसके बाद क्या होता है बादल में ना काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा नमी वहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ ही गया है। तो ये कारण जो होता है ना, तो बादल का जो, जैसे बादल तो ऐसा नहीं है कि आज नया फट रहा है, बादल पहले भी फटते थे, लेकिन अभी जो बादल फट रहा है वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है आज से अगर 50 साल या 70 साल पहले किया का अगर आप घटना को अगर आप देखें तो अभी उसके मुकाबले करीब 100 गुना बादल फटने की जो घटना है वो बढ़ गई है। तो बादल तो जो है जो फटने का तो है, इसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, और इतनी जल्दी हम लोग सारी जो चीज़ें हैं इनमें हम लोग इतना जल्दी बदलाव भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम कैसे बचें, है ना? तो हम लोग ना पहाड़ों को बचा सकते हैं। इसके लिए ना एक काम तो ये करना होगा कि नदी के आसपास जो कंस्ट्रक्शन है ना उस पर कम्प्लीटली बैन लगाना होगा, उसको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है ना कि पहाड़ पे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह दुनिया में तो है, जापान वगैरह में है, चूँकि वहाँ पे भूकंप काफ़ी आते हैं, पहाड़ी भी है, तो वैसा सिस्टम हमारे देश में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। डेवलपमेंट के नाम पे जो हम लोग कंक्रीट का जाल बना रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, होटल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, हॉलीडे होम्स बना रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली रोकना पड़ेगा। भाई पहाड़ों की ना अपने एक मर्यादा है, पहाड़ों की ना एक सीमा है। पहाड़ों के ऊपर लकड़ियों का घर बनता है, छोटे छोटे पत्थरों का घर बनता है, और वहाँ आप कंक्रीट का जाल बनाएंगे तो उसका वो मजाक वो पहाड़ सहेगा नहीं, उसको ना वो आपको फिर मजा चखाएगा। तो इन सब चीज़ों को ना, उसके बाद पर्यटन है। अब अंधाधुंध जहाँ पे मान लीजिए कि जिस पहाड़ को ना 100 लोगों को पोषित करने का, 100 लोगों के साथ रहने का उसको आदत है पहाड़ को ना, वहाँ पे अगर लाखों लोग अगर वहाँ पे जमा होंगे ना तो जाहिर सी बात है ना वहाँ का पर्यावरण बिगड़ेगा। एक आदमी जब जाता है ना तो बहुत तरह के कचड़े, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पर फैलाता है, बहुत तरह की इसके ना कारक होते हैं। तो एक तो पहाड़ में वैसे ही ऑक्सीजन कम होता है, अगर लाखों लोग अगर वहाँ पर पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन वो और जो है ना शोषित करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में देंगे वापस। तो ये छोटी छोटी बातें भले लग सकती है, लेकिन ये इसके पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। भूटान ने इसी के लिए ना अपने यहाँ पर्यटकों को ना आने पे बहुत तरह की पाबंदियाँ लगा रखा है। पर्यटक तो आते हैं, लेकिन उनके लिए ना एक ऐसा एक सिस्टम बना दिया है जिससे पर्यटक खुद ब खुद वहाँ पे जाने से ना थोड़ा कतराते हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पे डेली का फीस, अगर आप भूटान अगर घूमने के लिए जाएँ तो आपको एक डेली का एक वहाँ पे एक फ़ी देना पड़ेगा। ये नहीं कि वन टाइम वीज़ा फ़ी जो दे दिए वो तो दे दिए, आपको पर डे के हिसाब से ना इंडियंस के लिए ना थोड़ा सा तो कम है, रियायत है, लेकिन इंडिया को छोड़ के अदर कंट्री वाले लोगों के लिए ना एक अच्छा खासा मोटा फ़ी है वहाँ पे। तो इस तरह का नियम ना अपने यहाँ भी बनाना पड़ेगा, खास करके जो हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी जो हमारे राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो इन सब जगहों पे ना ये सारे चीज़ें, ये सारे जो नियम हैं उनको अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने पहाड़ों को ना, नदियों को, अपने प्रकृति को बचा पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।